बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू आईटी का प्लेटफॉर्म से और फ्री आईटी ट्रेनिंग्स की जानिब से आपका होस्ट मोहम्मद उमर खालिद हाजिर खिदमत है। अच्छा दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्क मैनेजमेंट को जो है वो डिटेल से डिस्कस किया था। इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हार्ड डिस्क की जो है वो कितनी तरह की हम लोग पार्टीशन जो है वो कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक डिस्क को भी देखा था और डायनेमिक डिस्क को भी देखा था। और मैंने आपको बताया था कि एक हार्ड डिस्क के अंदर मैक्सिमम जो है ना हम लोग बेसिक डिस्क के अंदर 4 प्राइमरी पार्टीशंस बना सकते हैं कि प्राइमरी पार्टीशन कैसे बनाते हैं, एक्सटेंडेड कैसे बनाते हैं और लॉजिकल कैसे बनाते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के वॉल्यूम्स को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने सिंपल वॉल्यूम को देखा था, स्पैन वॉल्यूम को देखा था, स्ट्राइप सेट को देखा था, स्ट्राइप सेट विद पैरिटी को देखा था, मिरर सेट को देखा था। ये सब चीजें जो है लाइक रेड वन जो है जिसको हम लोग मिररिंग कहते हैं, मिररिंग का कॉन्सेप्ट क्या था कि ये बेसिकली आप लोगों को फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है कि जो काम आप लोग एक हार्ड डिस्क के ऊपर करते हो ऑटोमेटिकली वो काम दूसरे हार्ड डिस्क पे भी होता है। मतलब आपने अगर एक डिस्क के ऊपर आपने 1 2 3 लिखा तो ऑटोमेटिकली उसका मिरर जो है वो सेकंड डिस्क के ऊपर बन जाएगा। फायदा क्या होगा, 100% आप लोगों को डेटा की रिडंडेंसी में आपको मिलेगी कि अगर सपोज एक हार्ड डिस्क खराब हो भी जाती है तो दूसरे के ऊपर आपका सारे का सारा डेटा जो है मौजूद होगा। हम लोगों ने डिफरेंट वॉल्यूम्स देखे थे, जिसके अंदर से एक रेड वन या मिररिंग जो है ये हमें फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है, और रेड 5 जिसको स्ट्राइप्ड विद पैरिटी भी बोलते हैं। स्ट्राइप्ड विद पैरिटी के अंदर कम से कम 3 हार्ड डिस्कों का होना जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा आप इसके अंदर जितनी मर्जी इसमें आप हार्ड डिस्क ऐड कर लें। तो इसके अंदर क्या होता था कि ये हार्ड ड्राइव का एक पोर्शन जो है वो पैरिटी इंफॉर्मेशन के लिए मुख्तस कर लेता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास 100 जीबी की 4 हार्ड ड्राइव्स हैं। तो 100 जीबी की 4 हार्ड ड्राइव्स हैं, जब आप इसका रेड 5 कॉन्फ़िगर करोगे तो विंडोज एक्सप्लोरर के अंदर ही आपको सिर्फ 300 जीबी का वॉल्यूम दिखाएगा, जबकि 100 जीबी जो है इसने पैरिटी इंफॉर्मेशन के लिए रिजर्व किया होगा। अच्छा, अब ये 100 जीबी जो है किसी एक स्पेसिफिक डिस्क का नहीं होगा, बल्कि अक्रॉस ऑल द डिस्क होगा। तो मतलब 25 जीबी पहले डिस्क में से, 25 जीबी दूसरी डिस्क में से, 25 जीबी तीसरी डिस्क में से, 25 जीबी चौथी डिस्क में से रिजर्व करेगा पैरिटी के लिए। तो मतलब 100 जीबी एक हार्ड डिस्क के इक्वल जो है ना वो स्पेस तमाम में से एलोकेट कर लेगा पैरिटी इंफॉर्मेशन के लिए, और बाकी सबके ऊपर जो है ना डेटा रखेगा। सॉरी, इसका फायदा क्या है कि इसका फायदा ये है कि ये आपको डेटा के रिडंडेंसी आपको प्रोवाइड करता है कि अगर आपका रेट जो है वो डिग्रेडेड मोड में चला जाता है, कोई हार्ड डिस्क आपकी खराब हो जाती है, तो सिस्टम बूट होने से पहले आपको जो है वार्निंग देगा कि आपका रेट जो है वो डिग्रेडेड मोड में है। आप जो है इसको रेट को पहले जो है दोबारा से स्टेबल करें, एक हार्ड डिस्क आप बीच में इंसर्ट करें ताकि रेड 5 प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू करें। तो मतलब ये रेड 1 और रेड 5 जो है ये हम लोगों को डेटा की रिडंडेंसी जो है ना प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हम लोगों ने सिंपल वॉल्यूम डिस्कस किया था, स्टैंड वॉल्यूम डिस्कस किया था, स्टार्ट वॉल्यूम डिस्कस किया था। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को डिस्क को एक्सपेंड करना भी बताया था, डिस्क को श्रिंक करना भी बताया था। तो ये सारी की सारी चीजें जो है बेसिकली डिस्क मैनेजमेंट के अंदर है, और डिस्क मैनेजमेंट जो है वो कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर आता है। और कंप्यूटर मैनेजमेंट का मैंने आपको बताया था कि ये आपके क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मौजूद होता है और आपके सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मौजूद होता है, कि जहां से हम अपने मेजॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। जब कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से क्यूरी थी कि हम लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और हम अपने वर्चुअल मशीन के साथ जो है ये मल्टीपल ड्राइव्स कैसे अटैच करेंगे, तो पहले मैं जल्दी से आप लोगों को ये बताता हूँ कि मल्टीपल ड्राइव्स आप लोग कैसे अटैच करेंगे। हम लोग आते हैं अपने हाइपरवाइजर पे। ये इस वक्त जो है हाइपरवाइजर आप लोगों को सामने नजर आ रहा है स्क्रीन पे। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास जो है विंडोज 2022 सर्वर है, 2022 सर्वर है, 2022 सर्वर है। मैंने इस सर्वर के सेटिंग्स पे क्लिक किया। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हार्ड ड्राइव आईडी कंट्रोलर है, यहाँ पे मैंने हार्ड ड्राइव पे क्लिक करने के बाद ऐड पे क्लिक किया और मैंने न्यू पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब वो पूछ रहा है कि आपने इस तरह VHD बनानी है या VHDX बनानी है। VHD जो है ना ये हाइपरवाइजर की पुरानी डिस्क का फॉर्मेट था हाइपर वी 1 का, जबकि हाइपर वी 2 और हाइपर वी 3 जो है हाइपरवाइजर का जो लेटेस्ट वर्जन है जो कि विंडोज 2016 के अंदर है या विंडोज 10 के अंदर है, उसके अंदर जो है VHD का जो फॉर्मेट है, एक तो सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि VHD की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती थी वो सिर्फ आपके 2 टेराबाइट तक हो सकती थी, जबकि VHDX जो डिस्क है आपकी वर्चुअल हार्ड डिस्क है जो आपकी, ये फॉर्मेट जो है ये 64 टेराबाइट तक जो है डिस्क को सपोर्ट करता है। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है कि फिक्स डिस्क बनानी है, डायनामिक एक्सपेंडिंग बनानी है, डिफरेंसिंग डिस्क बनानी है। बेसिकली फिक्स डिस्क जो है
ये आप लोगों के फिजिकल हार्ड ड्राइव में से उतनी स्पेसिफिक जगह को फिक्स कर देगी, उसको अलोकेट कर देगी। तो हम लोग ये नहीं करेंगे, क्योंकि अगर फिक्स डिस्क करेंगे तो उतनी हार्ड डिस्क की फिजिकल डिस्क की जो स्पेस रिजर्व हो जाएगी। मैं इसको करता हूँ डायनामिक एक्सपेंडिंग। डायनामिक एक्सपेंडिंग जो है बेसिकली ये रन टाइम के ऊपर जितनी आपकी हार्ड डिस्क एक्चुअल कंज्यूम करेगी स्पेस, उतनी स्पेस ही आपकी फिजिकल डिस्क में से आप ही लेता रहेगा। ठीक है, मैंने उसको डायनामिक एक्सपेंडिंग में सेलेक्ट किया और ब्राउज करके जहां कहीं मेरे पास विंडोज 2022 सर्वर इंस्टॉल है, ये देखें, मैं उसी जो है ना फोल्डर का पाथ दे देता हूँ। मैंने कहा इसके अंदर इसकी हार्ड डिस्क बनाना है, इसको सपोज मैंने नाम दे दिया डिस्क, और नेक्स्ट पे क्लिक किया और नेक्स्ट किया और फिनिश किया, अप्लाई किया। अच्छा, इसी तरीके से मैंने अब इसके अंदर एक और डिस्क मैंने ऐड करनी है। तो ये जो यहाँ पे हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव को आप रिमूव भी कर सकते हैं। हार्ड ड्राइव को, सॉरी हार्ड ड्राइव कह रहा हूँ, ये जो डीवीडी रोम है, डीवीडी रोम को अगर आपने रिमूव करना है, रिमूव पे क्लिक किया, अप्लाई किया, जो पहले डीवीडी रोम लगी हुई थी वो साथ से रिमूव हो गई। अब मैंने आईडी कंट्रोलर 1 को सिलेक्ट किया, हार्ड डिस्क पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक किया, न्यू वर्चुअल हार्ड डिस्क, अगेन नेक्स्ट किया, VHDX सिलेक्ट किया और इसको मैंने डायनामिक एक्सपेंडिंग किया। ब्राउज करके जहां कहीं मेरे पास मेरी VM पड़ी है, तो ऑर्गेनाइज करके डेटा को आपको रखना चाहिए। मैंने वर्चुअल हार्ड ड्राइव वाले फोल्डर का पाथ दिया और इसका नाम मैंने रख दिया फॉर्मेबल डिस्क को। ठीक है, नेक्स्ट किया, फिनिश किया। अच्छा, ये देखें, पहले एक हार्ड डिस्क जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, दूसरी हम लोगों ने ऐड की, तीसरी ऐड की, चले एक और ऐड कर लेते हैं। आईडी कंट्रोलर 1 के साथ मैंने ऐड पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, VHDX किया, डायनामिक एक्सपेंडिंग किया, ब्राउज करके मैंने पाथ दिया जहां मैंने अपनी हार्ड डिस्क के कंटेंट मैंने स्टोर करवाने, और डिस्क को मैंने नाम दिया। नाम मैं क्यों दे रहा हूँ, ताकि मुझे खुद याद रहे, खुद जो है ना, अगर मुझे कहीं पे मूव करना पड़ता तो मुझे पता हो गया ये किस मकसद के लिए बनाई हुई है। नेक्स्ट किया, फिनिश किया, अप्लाई किया, ओके किया। तो अब ये विंडोज 2022 सर्वर के साथ हम लोगों ने 4 हार्ड डिस्कें जो है ना अटैच कर दी है। मतलब एक पहले से थी, 3 हम लोगों ने और अटैच की। तो इस तरह से आप जो है ना वर्चुअल हार्ड ड्राइव जो है वो बीच में आप अटैच कर सकते हो। और आप लोगों ने ये डिफरेंट टाइप के वॉल्यूम्स वाला जो है आप लोगों ने प्रैक्टिकल करना हो तो आप कर सकते हो। अच्छा, ये जो वॉल्यूम होता है ना, ये पूरी की पूरी डिस्क के ऊपर आपके अप्लाई होता है। और जबकि जो बेसिक जो प्राइमरी पार्टीशन और एक्सटेंडेड पार्टीशन और लॉजिकल पार्टीशन वाला कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है पूरा, कि आपके जो आम बेसिक डिस्क होती है उसके अंदर हम लोग पार्टीशन करते हैं। एक हार्ड ड्राइव को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए सबसे पहले हम लोग उसकी पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन करने के बाद आप उस पर डायरेक्ट डेटा स्टोर नहीं कर सकते अनटिल अनलेस के आप उसको फॉर्मेट ना करो। तो हम लोग डिफरेंट टाइप के फाइल सिस्टम को यूज करते हैं, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हैं, या फैट में करते हैं, या फैट 32 में करते हैं, या NTFS में करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग NTFS की प्रॉपर्टीज को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, कंप्यूटर मैनेजमेंट को खोलने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आप आगे क्या लिखोगे सर्च में, COMP MGMT, COMP MGMT। ठीक है, तो ये कंप्यूटर मैनेजमेंट आप लोगों के खुल के सामने आ जाएगा। देखें, डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक किया। अभी हम लोगों ने अपने इस सर्वर के साथ जो हम लोगों ने देखें 3 नई डिस्कें ऐड की हैं। तो जो ही 3 नई डिस्कें ऐड की हैं, सबसे पहले वो पूछ रहा है कि आप इसको MBR में रखना चाह रहे हो, जो पुराना जो मैकेनिज्म था, या GPT में। MBR स्टैंड्स फॉर मास्टर बूट रिकॉर्ड और GPT स्टैंड फॉर GUID पार्टीशनिंग टेबल। MBR जो है मैक्सिमम 2 टेराबाइट की डिस्क को सपोर्ट करता है, जबकि GPT जो है अप टू 64 टेराबाइट तक जो है ना वो डिस्क को सपोर्ट करता है। तो मैं उसको GPT वॉल्यूम के अंदर जो है उसको रखता हूँ। MBR को विदाउट डेटा लॉस किए गए GPT में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन GPT से जब आपने वापस MBR में आना हो तो आपको डेटा आपको लॉस करना पड़ेगा। इसको ओके किया मैंने। तो वैसे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं इस मकसद के लिए, जिसकी मदद से हम लोग जो है डेटा लॉस किए बगैर अपने डिस्क को वापस दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें डिस्क 0, और आपको मैंने बताया था हार्ड डिस्क की नंबरिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। डिस्क 1 2 3। अभी हमारे पास 4 हार्ड डिस्क आ गई हैं, तो इसके ऊपर आप लोगों ने जो भी प्रैक्टिकल करना है, आपने स्पैन वॉल्यूम बनाना है, स्ट्राइप बनाना है, मिरर बनाना है, रेड 5 बनाना है, तो आप लोगों को सारे काम कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो थी जी एक पिछली चीज जो हम लोग अभी तक पेंडिंग थी। अच्छा, और ये मैंने आप लोगों को एक और चीज भी बताई थी कि आप जो है डिस्क के ऊपर राइट क्लिक करके उसको श्रिंक भी कर सकते हो। मतलब उसको आप, अगर बड़ी डिस्क है उसको छोटे में आपने उसके हिस्से आपने करने हैं, उसमें से स्पेस आपने निकालनी है। और अगर आपके पास स्पेस कम पड़ रही है और आपके पास अनअलोकेटेड स्पेस है, तो आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो हम एक्सटेंड भी कर सकते हो और श्रिंक भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। अच्छा, एनीवे जी,
ये तो थे हम लोगों का पुराना ये लेक्चर से रिलेटेड चीजें। आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ और हम लोग डिस्कस करते हैं एनटीएफएस प्रॉपर्टीज को। कि एनटीएफएस फाइल सिस्टम जो है कि बेसिकली जब भी हम लोग नई हार्ड डिस्क परचेज करते हैं, नई हार्ड डिस्क को परचेज करने के लिए करने के बाद जो है उसके ऊपर ये देखें, लास्ट टाइम हम लोगों ने टास्क शेड्यूलर लगाया हुआ था कि जैसे ही जो है लॉग इन कर रहे हैं तो ये पेंट ओपन होके आ जाए, तो इस वजह से पेंट ओपन होके सामने आ गया होगा। अच्छा, मैं ना इसको बल्कि आरडीपी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को फुल स्क्रीन जो है वो नजर आए। आप MSTSC माइक्रोसॉफ्ट टर्मिनल सर्विसेज और उसके बाद जो है आप इस मशीन का, जिस मशीन को हम लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं, आप इसका आईपी एड्रेस यहाँ पर टाइप कर दो। हमारी इस मशीन का विंडोज 10 की मशीन का आईपी आई थिंक 59 10.168.3.15 59 है या 56? याद है जी किसी को? लिखा हुआ था हमने या नहीं लिखा हुआ था? यहाँ से चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये विंडोज 10 का इंटरफेस इस वक्त आप लोगों को सामने नजर आ रहा है। अच्छा, हमारे पास विंडोज 10 के अंदर डिफरेंट टाइप के जो है ना वॉल्यूम्स हैं, डिफरेंट टाइप की पार्टीशन। आप सिंपल पार्टीशन के ऊपर राइट क्लिक करें और आप फॉर्मेट पे क्लिक करें। फॉर्मेट पे जब आप क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट की कमांड करती क्या है? बेसिकली ये आपके हार्ड डिस्क के ऊपर नए सिरे से ट्रैक्स बनाती है और उन ट्रैक्स को फर्दर जो है वो सेक्टर्स में और सेगमेंट में जो है ना वो डिवाइड कर देती है। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जहाँ पे जाके आपकी कोई फाइल स्टोर होती है, उसको अलोकेशन यूनिट भी बोलते हैं या उसको चंक भी उसको कहते हैं। ठीक है, तो जब आप एनटीएफएस में फॉर्मेट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसके जो क्लस्टर जो उसका साइज होता है लोकेशन यूनिट का, वो ये होता है। आप इसको कम या ज्यादा भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पे अभी तो फिलहाल हमें सिर्फ एनटीएफएस की ही ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो वैसे ये है कि आप अपने हार्ड डिस्क को फैट में भी फॉर्मेट कर सकते हो, फैट 32 में भी और एनटीएफएस में भी। फैट और फैट 32 जो है ये पुराने फाइल सिस्टम है, जो नया फाइल सिस्टम है एनटीएफएस, इसके क्या फायदे हैं? एनटीएफएस का सबसे पहला फायदा तो ये है कि आप किसी भी एनटीएफएस ड्राइव पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें, तो ये जो आपको टैब्स नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे टैब्स जो है आप लोगों को फैट वॉल्यूम के ऊपर नजर नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छा, मसलन एनटीएफएस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप लोगों को फाइल फोल्डर लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने फाइल को आप जो है सिक्योर करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के जो है आप परमिशंस असाइन करना चाह रहे हैं या रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाह रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं? देखिए, मेरे पास डी ड्राइव है, इसके अंदर मैंने राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर, एक मैंने फोल्डर बनाया और मैंने इस फोल्डर का नाम रखा टेस्ट एनटीएफएस परमिशंस। टेस्ट एनटीएफएस परमिशंस के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया। अब इस पर डिफरेंट टाइप की मैंने सिक्योरिटी लगानी है, तो राइट क्लिक करके मैं इस फोल्डर पे प्रॉपर्टीज पे आया, तो ये सबसे पहले यहाँ पे सिक्योरिटी का टैब है। सिक्योरिटी के टैब के अंदर आके ये जो आपको ऊपर वाला जो पोर्शन नजर आ रहा है ना, बॉक्स नजर आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। इसको क्या बोलते हैं? ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। और नीचे वाला जो पोर्शन है, नीचे वाला जो बॉक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं ACE, एक्सेस कंट्रोल एंट्री। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का मतलब ये है कि आपने किस किस को अलाउ करना है कि वो इस चीज को एक्सेस करे। एडिट पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक किया, आप किसी पर्टिकुलर यूजर को अगर आप अलाउ करना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा जुबैर, जुबैर लिख के चेक नेम किया। अच्छा, इस मशीन का एक लोकल यूजर है जुबैर। अब जुबैर को मैं क्या राइट्स देना चाह रहा हूँ, क्या एंटीफस परमिशन उसको मैं देना चाह रहा हूँ? क्या उसको मैं फुल कंट्रोल देना चाह रहा हूँ या उसको मैं मॉडिफाई के राइट्स देना चाह रहा हूँ? ठीक है, अच्छा, फुल कंट्रोल में और मॉडिफाई में क्या फर्क है? फुल कंट्रोल जो है ना, बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये लाइक टू बी ऑनर है इस फोल्डर का, और जो ऑनर जो होता है या जिसके पास फुल कंट्रोल होता है, वो उसकी ऑनरशिप को स्नैच कर सकता है। वो दूसरों को जो है ना, दूसरे यूजर्स को ऐड इस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में कर सकता है, या इस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से यूजर्स को रिमूव कर सकता है। जबकि जिस यूजर के पास मॉडिफाई के राइट्स होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस फोल्डर के अंदर मौजूद फाइल्स या फोल्डर्स को या सब डेटा को या कंटेंट्स को मॉडिफाई कर सकता है, उनको चेंज कर सकता है, फोल्डर की परमिशंस को छेड़खानी नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, जो सबसे कम राइट्स हैं वो आपके रीड के हैं। रीड का मतलब सिर्फ आपने रीड करना ही, उनके फाइल में भी आप चेंज नहीं कर सकते।
आप फुल कंट्रोल देना चाह रहे हैं, मॉडिफाई देना चाह रहे हैं, रीड एंड एग्जीक्यूट देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जुबैर को राइट्स दिए सिर्फ मॉडिफाई के, ठीक है, अप्लाई किए, ओके किए। ये देखें अब ये जुबैर खालिद जो है ना वो इस फोल्डर को मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन इसकी परमिशंस को जो है चेंज नहीं कर सकता। तो एनडीएफएस का सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर हम लोग जो है ना फाइल फोल्डर लेवल जो है ना सिक्योरिटी वो हम लोग लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा दूसरा एडवांटेज आप लोगों का एनडीएफएस का क्या है कि बेसिकली आप एनडीएफएस फाइल सिस्टम के अंदर जो है ना अपने डेटा को आप इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं। इनक्रिप्ट का मतलब ये है कि नॉन रीडेबल फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इनक्रिप्शन। कि मिसाल के तौर पे इसके अंदर मैंने एक न्यू फाइल बनाई, मैं एक सिंपल टेक्स्ट फाइल बना रहा हूँ यहाँ पे ना, टेस्ट के नाम से मैंने एक फाइल बनाई है और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया, ये मैंने लिख दिया, इसमें कुछ वर्डिंग मैंने लिख दी, ठीक है। अब इसमें मैं इंक्रिप्शन लगाना चाह रहा हूँ, राइट क्लिक किया, मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे आया, प्रॉपर्टीज पे आने के बाद यहाँ से मैंने एडवांस पे क्लिक किया और ये यहाँ पे देखें एक टैब है इनक्रिप्ट कंटेंट टू सिक्योर डेटा, ओके किया, अप्लाई किया, ओके किया और ओके कर दिया। जो ही मैंने इनक्रिप्ट किया तो यहाँ पे देखें लॉक साइन आ गया इस फाइल इसके ऊपर, फाइल के ऊपर, ठीक है। अच्छा, नॉन रीडेबल फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इनक्रिप्शन। अच्छा, अभी तो मैंने इसको जो है खोला तो ये खुल गया, क्यों? क्योंकि मैं खुद इसका जो है ना वो ऑनर हूँ, ठीक है। लेकिन एक ऐसा यूजर जो इसका ऑनर नहीं था, जिसके पास सिर्फ रीड की परमिशन है, अगर आपने इसको इनक्रिप्ट किया तो वो जब इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो उसको एरर आ जाएगा, द कंटेंट ऑफ फाइल आर इनक्रिप्टेड। तो नॉन ऑनर्स यूजर जो है ना इसको आपके एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब फाइल उनको नजर आ रही होगी लेकिन वो जब इसको खोलेंगे तो उनका एरर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज है यहाँ पे इंक्रिप्शन और दूसरी चीज है यहाँ पे कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या है कि आपने डेटा को कंडेंस करके रखना है, आपने डेटा को आपने सुकेड़ के रखना है, तो मतलब आपने डेटा को श्रिंक करके रखना है। इसका फायदा क्या है कि आपके पास 100 GB की आपके पास हार्ड डिस्क है, लेकिन 100 GB के हार्ड डिस्क के ऊपर आप 110 GB का डेटा स्टोर करना चाह रहे हो, तो आप डेटा को कंप्रेस करके रख सकते हो, श्रिंक करके रख सकते हो, तो थोड़ी जगह पे फिर आपका जो है वो ज्यादा डेटा आ जाएगा। इसकी बिल्कुल मिसाल ऐसे ही है कि आपके हैंगर के ऊपर कपड़े लटक रहे हो तो वो कबर्ड में आपकी ज्यादा जगह, आपके ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। अगर आप उन्हीं को जो है अच्छे तरीके से टैग करके आप उनको प्रेस करके उनको सूटकेस में रखते हो तो वो ही जो है ज्यादा सूट जो है ना आपके एक सूटकेस में आपके आ जाते हैं आपके। तो आपने अगर डेटा को कंडेंस करके रखना है, सुकेड़ के रखना है, इसको देखें मैंने ओके किया और अप्लाई करता हूँ, ओके किया। अब जब मैंने उसको कंप्रेस किया तो कंप्रेस करने के बाद जो है ये देखें इसके ऊपर ये 2 एरो के निशान आप लोगों को नजर आ रहा है। तो ये एरो का निशान अगर आप पे होगा तो इसका मतलब क्या है, डबल एरो का निशान है कि इसका मतलब है कि ये कंप्रेस हुई भी है फाइल, ठीक है। इसको अनकंप्रेस करना हो, सिंपल राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में एडवांस के अंदर आगे इसकी मैंने कंप्रेशन खत्म कर दी, अप्लाई किया और ओके किया। अच्छा, आप कहोगे कि कोई फर्क तो नजर नहीं है, असल में ये फाइल बहुत छोटी सी है ना, या तो हम लोगों के पास डेटा जो है वो एमबीज के अंदर हो या जीबीज के अंदर हो, तो फिर वहां पे आपको सिग्निफिकेंट जो है ना डिफरेंस आपको यहाँ पे फील होगा। तो ऑलरेडी 1 KB की फाइल है, तो 1 KB के अंदर भी जो है सिर्फ और सिर्फ उसके 6 बाइट्स जो है वो उसने मतलब कंज्यूम किए हुए हैं, वो जो उसके अंदर हम लोगों ने कंटेंट इसमें राइट किया होगा। अगर तो हमारे पास कोई बड़ा डेटा का साइज हो, लाइक हमारे पास एमबीज के अंदर हो या जीबीज के अंदर, फिर आपको पता लगेगा कि आप जब कंप्रेस करते हो तो उसका साइज जो है ना वो कट जाता है या कंडेंस हो जाता है, ठीक है। ये जो आपको मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ कि आप डेटा को कंप्रेस कर सकते हो या इंक्रिप्ट कर सकते हो, ये प्रॉपर्टीज बेसिकली एनटीएफएस फाइल सिस्टम की है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये आप लोगों के फैट या फैट 32 के अंदर नहीं होते। एनटीएफएस का एक और बड़ा एडवांटेज ये है कि आप लोगों के लॉन्ग फाइल नेम को सपोर्ट करता है कि आप किसी भी फाइल का नाम जो है ना अप टू 255 कैरेक्टर्स तक आप फाइल का नाम आप रख सकते हो। जबकि फैट के अंदर जो है ना ये लिमिटेशन होती है। फैट फाइल लोकेशन टेबल जो है जो ट्रेडिशनल है, पुराना है, 1993 से चला आ रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उसके अंदर ये ना तो फाइल फोल्डर लेवल सिक्योरिटी आप उसमें प्रोवाइड कर सकते हो और ना आप उसमें कंप्रेशन लगा सकते हो, ना एन्क्रिप्शन, और वो लॉन्ग फाइल नेम को सपोर्ट भी नहीं करता। तो 4 एडवांटेज अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए।
पहला एडवांटेज मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर आप फाइल फोल्डर लेवल सिक्योरिटी आप लगा सकते हो। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में पहले यूजर को ऐड करेंगे, फिर एक्सेस कंट्रोल एंट्री के अंदर आगे उसके आप राइट्स डिफाइन करोगे। दूसरा फिर ये मैंने आपको बताया कि आप जनरल के अंदर आगे, एडवांस के अंदर आगे यहाँ से उसके कंटेंट्स को आपने अगर सिक्योर करना है, इंक्रिप्ट करना है, कंप्रेस करना है, जो कुछ भी आपने करना है वो आप यहाँ से आके कंप्रेस भी कर सकते हो, इंक्रिप्ट भी कर सकते हो। कंप्रेशन एक अलग से उसके प्रॉपर्टी है और इंक्रिप्शन जो है वो एक अलग से इसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, यहाँ पे बाद लोग ये सवाल करते हैं कि ये ऊपर आर्काइविंग लिखा हुआ है, आर्काइविंग का मतलब क्या? आर्काइव एंड इंडेक्स एट्रीब्यूट। बेसिकली अभी तक इस फाइल का जो है ना बैकअप नहीं हुआ, हम लोगों ने कोई बैकअप सॉफ्टवेयर हम लोगों ने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ जो इसका फाइल का बैकअप ले ले। जब इसका सक्सेसफुल बैकअप हो जाएगा तो ये आर्काइविंग वाला जो चेकबॉक्स है ये अनचेक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को पता लग जाएगा कि इस फाइल का बैकअप हो चुका है, कि ये फाइल किसी अल्टरनेटिव लोकेशन पे स्टोर हो चुकी है आप, ठीक है। खैर वो हम लोगों का भी टॉपिक नहीं है, वो हम बैकअप के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो एनटीएफएस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। एक मैंने आपको बताया कि फाइल फोल्डर लेवल इसमें सिक्योरिटी हम लगा सकते हैं, और दूसरा हम लोग उसको कंटेंट्स को कंप्रेस भी कर सकते हैं या हम कंटेंट्स को इंक्रिप्ट भी कर सकते हैं। इंक्रिप्शन का मतलब है नॉन रीडेबल फॉर्म ऑफ डेटा, कंप्रेशन का मतलब है कि कंडेंस करके रखना, स्क्वेड के रखना ताकि जगह कम गिरे, और चौथा मैंने आपको बताया कि लॉन्ग फाइल नेम को सपोर्ट करता है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा एनटीएफएस का क्या एडवांटेज है या एनटीएफएस का क्या फायदा है? जो आप लोगों की एनटीएफएस ड्राइव है, आप इस पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पे हैं, और यहाँ पे आप कोटा भी लगा सकते हैं। कोटा का मतलब क्या है कि आप लोगों के मिसाल के तौर पे एक यूजर एक सिस्टम को जो है ना 2 लोग यूज कर रहे हैं। अब डी ड्राइव के ऊपर 100 GB स्पेस है। अब पहला यूजर जो है वो क्या करता है, बहुत सारी वीडियो गेम्स और जो है ना बहुत सारी मूवीज वगैरह जो है ना स्टोर कर देता है। अब वो दूसरे बंदे को जो है स्पेस मिलती ही नहीं है, उसने अपने कॉलेज की यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स को उसने अगर सेव करना है तो उसको बार बार मैसेज होता है कि डिस्क ऑलरेडी फुल, तो वो अपना काम की फाइलें भी नहीं रख सकता, अपने दफ्तर की फाइलें भी नहीं रख सकता। अब इस तरह के प्रॉब्लम्स का आप लोगों का प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में भी सामना करना पड़ता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एनटीएफएस वॉल्यूम के अंदर एक और प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करवाई जिसका नाम है कोटा। कोटा का मकसद क्या है कि आप लोगों ने डिस्क की स्पेस को आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना अमंग ऑल द यूजर्स। अब आप जो कोटा आप लगाओगे उस कोटे के अकॉर्डिंगली जो है ना हर यूजर को वो दिखाएगा कि आपके पास सिर्फ इतनी स्पेस है। अभी ये देखें यहाँ पे 100 GB यहाँ पे डिस्क की स्पेस है, तो यहाँ पे कोटा जो है ना अभी नहीं लगा हुआ, ये चेकबॉक्स जो है ना वो अनचेक्ड है। अभी ये देखें क्या कह रहा है, डिस्क कोटाज आर डिसेबल। मैंने फॉर एग्जाम्पल कह दिया अनेबल कोटा मैनेजमेंट, मैंने कहा कोटा इसके ऊपर लगाओ, और देन फिर मैंने कह दिया डिनाई डिस्क स्पेस टू यूजर एक्सीडिंग कोटा लिमिट्स, कि यूजर्स को डिनाई कर देना कि जो अपने कोटा लिमिट को एक्सीड करते हैं। मतलब मैं इसके ऊपर अगर 10 GB का कोटा लगा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल लिमिट टू, इसको मैंने आप केबीज में भी लगा सकता हूँ, एमबीज में भी लगा सकता हूँ, जीबीज में भी लगा सकता हूँ। अच्छा, ये क्या चीज है? केबी स्टैंड फॉर किलोबाइट, एमबी स्टैंड फॉर मेगाबाइट, जीबी स्टैंड फॉर गीगाबाइट, टीबी स्टैंड फॉर टेराबाइट, पीबी स्टैंड फॉर पेराबाइट पेटाबाइट, और ईबी स्टैंड फॉर एक्साबाइट। एक्साबाइट एक बहुत बड़ी इकाई है। जिस तरीके से हम लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था 9th-10th में, हम लोगों ने जो है डिफरेंट टाइप के हम लोगों ने जो चीजों की मेजरमेंट के लिए हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के स्केल्स को स्टडी किया था कि जी 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है या 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। इसी तरीके से डेटा मेजरमेंट के लिए जो इकाई होती है कंप्यूटर के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं बिट या बाइट। सबसे स्मॉलेस्ट जो होती है इकाई उसको बोलते हैं बिट, ठीक है। और 8 बिट्स मिलके 1 बाइट बनाते हैं, और 1024 बाइट्स का 1 किलोबाइट होता है, 1024 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट होता है, 1024 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट होता है, 1024 गीगाबाइट का 1 टेराबाइट होता है, 1024 टेराबाइट का 1 पेटाबाइट होता है, 1024 पेटाबाइट का एक एक्साबाइट होता है। एक्साबाइट एक बहुत बड़ी इकाई है, अभी तक एक्साबाइट के अंदर कंप्यूटर के कोई भी जो है ना डिवाइस नहीं बनी, ठीक है। लेकिन आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जब काम करोगे तो सैन जो है स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो है, जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस को कंबाइन करके हम लोग उसके अंदर उसके एक उसमें यूनिट में जब हम वो कन्वर्ट करेंगे, तो ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप लोगों को माइट भी आपको पेटाबाइट या एक्साबाइट के अंदर चीजें आपको देखने को मिले। अमूमी तौर पे अभी तक जो हार्ड ड्राइव्स आ रही हैं या जीबीज के अंदर आ रही हैं, मैक्सिमम टीबीज के अंदर आ रही है, टेराबाइट के अंदर आ रही हैं या गीगाबाइट के अंदर आ रही है, ठीक है। तो अच्छा, मैंने इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल लगा दिया 10 GB का कोटा लगा दिया। सेट वार्निंग लेवल 9 GB, यहाँ पे मैंने कर दिया 9 GB। मैंने यहाँ पे कहा कि जी यूजर्स जब 9 GB तक जब पहुंच जाए तो फिर उसके बाद जो है क्या हो कि उनको वार्निंग आना शुरू हो जाए कि जी आप अपने जो है ना कोटा लिमिट को आप रीच करने वाले हो, ठीक है, इसमें से डिस्क स्पेस फ्री करो।
तो 9 GB को अगर वार्निंग लगा दी, 10 GB को मैंने इसका डिनाई लेवल इसका मैंने सेट कर दिया। अब इस कंप्यूटर के जितने भी यूजर्स होंगे, जितने लोकल यूजर्स होंगे, सबको जो है ना सिर्फ 10-10 GB स्पेस ही नजर आएगी। ठीक है, वो सिर्फ 10-10 GB डेटा स्टोर कर सकेंगे, इससे 10 GB से ज्यादा डेटा उसको स्टोर नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे है कि लॉग इवेंट व्हेन ए यूजर एक्सीड देयर कोटा लिमिट, के जो है ना इसका इवेंट जो है ना एक जनरेट कर दो, इसका लॉग जो है ना जनरेट कर दो। कहाँ पे नजर आएगा? इवेंट व्यूअर में नजर आएगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इवेंट व्यूअर को। कि अब आप ये कहोगे कि ये क्या मतलब है कि ये लॉग इवेंट मैंने यूजर एक्सीड देयर कोटा लिमिट। एक्चुअली ये जो कोटा लिमिट होती है ना, ये बेसिकली नॉर्मल यूजर्स को ऊपर अप्लाई होती है। जो एडमिन होते हैं या एडमिन के जो मेंबर होते हैं ना, एडमिन ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो एग्जम्प्टेड होते हैं। जो आम बेसिक सिंपल यूजर हैं उनको ऊपर तो कोटा अप्लाई होगा। ये जो बैकअप ऑपरेटर के मेंबर हैं, जो रिमोट डेस्कटॉप के मेंबर हैं, जो एप्लीकेशन ऑपरेटर के मेंबर हैं, उनको तो कोटा अप्लाई होगा। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर के जो मेंबर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप के जो मेंबर होते हैं, उन पर कोटा अप्लाई नहीं होता। मतलब जो कंप्यूटर का एडमिनिस्ट्रेटर है वो 10 GB को एक्सीड कर सकता है। ये उस केस के अंदर है लॉग इवेंट व्हेन यूजर एक्सीड देयर कोटा लिमिट। कि अगर मिसाल के तौर पे 2-3 एडमिनिस्ट्रेटर हैं, किसी के एडमिनिस्ट्रेटर ने 10 GB से ज्यादा स्टोर कर दिया, तो उस केस के अंदर ये उसका इवेंट जनरेट करेगा इवेंट में। दूसरा ऑप्शन है लॉग इवेंट व्हेन यूजर एक्सीड देयर वार्निंग लेवल, कि जो ही कोई यूजर अपना वार्निंग लेवल इंक्रीज करेगा ना, वार्निंग लेवल को क्रॉस करेगा, तो इसका इवेंट जो है इवेंट व्यूअर में एक इवेंट जनरेट कर देना। अच्छा, अभी आप यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, ये जो ऊपर जो सिग्नल का निशान है और लाइट्स के अंदर देखें कोई तब्दीली होती है नहीं। मैंने इसको अप्लाई पे क्लिक किया, ओके किया, देखें पहले यहाँ पे रेड कलर था, अब ये ग्रीन कलर है। इसका मतलब ये है कि अब इस डिस्क के ऊपर जो है ना वो कोटा अप्लाई हो गया होगा। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग कहोगे कि जी ये दिखाओ तो अभी भी स्टिल जो है हम लोगों को वो रहा क्या नाम अपना 100 GB। देखें दिखाएगा आपको 100 GB। और दूसरी बात ये है कि ये जो कोटा जो अप्लाई होता है ना, ये बेसिकली होता है आप लोगों के नॉन एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर। तो अभी हम एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से लॉग इन हुआ हूँ। हम एक काम करते हैं, हम एक दो यूजर बना लेते हैं टेस्ट के तौर पे, फिर उन यूजर से हम लोग जो है ना ये चीजें ट्राई करते हैं। लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि यूजर्स आप लोगों ने क्रिएट करने हो तो आप कंप्यूटर मैनेजर में आते हैं और यहाँ पे आके आप यूजर क्रिएट करते हैं। एक यूजर हम लोगों ने बनाया 7 के नाम से। इसका पासवर्ड मैंने कुछ रख दिया, इस चेकबॉक्स को खत्म कर दिया और सिंपल यूजर मैंने एक बनाया। ठीक है। अच्छा, हम एक काम करते हैं कि 7 के अकाउंट से हम लोग जो है ना लॉग इन करवाते हैं। अच्छा, वो चलें पहले ये प्रैक्टिकल कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है ना आगे हम लोग मूव करते हैं। मैंने उसको साइन आउट किया इस मशीन को। साइन आउट करने के बाद दोबारा सेंड ऑल कंट्रोल डिलीट किया और यहाँ पे मैंने अच्छा पहले जुबैर के अकाउंट से भी एक बार ट्राई कर दो। जुबैर ऑलरेडी लॉग इन हुआ होगा तो वो प्रोफाइल क्रिएट करने में इतना टाइम नहीं लेगा, क्योंकि 7 के अकाउंट से लॉग इन करेंगे तो वो प्रोफाइल जुबैर भी पहले लॉग इन नहीं हुआ। लेकिन आपको मैंने बताया था कि जब भी पहली बार जो है नया यूजर जब लॉग इन करता है तो उसको जो है लॉग इन करते हुए थोड़ा सा टाइम इस वजह से लगता है कि वो उसकी प्रोफाइल क्रिएट कर रहा होता है, उसके डेस्कटॉप की जो है ना वो सेटिंग कर रहा होता है। तो ये सिर्फ फर्स्ट टाइम ही होता है, नेक्स्ट टाइम जो है ये इतना टाइम नहीं लेगा। अच्छा जी, नो कम टू द टॉपिक। हम लोगों ने अभी लॉग इन किया है जुबैर यूजर के अकाउंट से और माई कंप्यूटर में मैं आया और जो डी ड्राइव के ऊपर ये देखें। अब डी ड्राइव जो है ना ये हालांकि 100 GB की ड्राइव थी, लेकिन चूंकि जुबैर यूजर ने लॉग इन किया तो अब जुबैर यूजर को जो है ना ये 100 GB की नहीं दिखा रहा, बल्कि जुबैर यूजर को कितनी दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि जी ये 10 GB की ड्राइव है। ठीक है। तो हालांकि एक्चुअली ये ड्राइव का साइज कितना है? 100 GB है, लेकिन चूंकि हम लोगों ने इस पर कोटा लगा दिया हुआ है तो इस वजह से ये ड्राइव का जो साइज जो है ना ये हम लोगों को यहाँ पे दिखा रहा है कि 10 GB। अच्छा, अब ये यहाँ पे आप ये क्वेश्चन करोगे, ये हो सकता है कि ये कोई कहे कि जी ये तो जुबैर जो है कोटा खत्म भी कर देगा। देखें जुबैर अभी एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर है, इस वजह से जुबैर के पास ये सारी ऑप्शंस इनेबल आ रही हैं। अगर हम लोग जुबैर की एडमिन प्रिविलेजेस उसके रिवोक कर लेते हैं और जुबैर को बना देते हैं हम लोग सिंपल यूजर, तो फिर जुबैर इन ऑप्शंस को छेड़खानी नहीं कर सकता। उसको ये सारी की सारी ऑप्शन जो है ना वो ग्रे आउट नजर आ रही होंगी। ठीक है। अच्छा, कोटा क्लियर है? कोटे की समझ लगी आप लोगों को कोटा क्या चीज होती है?
मैं लॉगिन करता हूँ दोबारा से जी एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से। एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से हम लोगों ने दोबारा लॉगिन किया और चूंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से लॉगिन हुआ तो एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर डायरेक्टली ये जो है ना कोटा शोटा जो है ना आप लोगों का अप्लाई नहीं होता। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटर के मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर होता तो है अप्लाई, लेकिन वो चेंज अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया कि एनटीएफएस जो मेरी पार्टीशन है, एनटीएफएस पार्टीशन के अंदर जो है ना हम लोग फाइल फोल्डर लेवल सिक्योरिटी लगा सकते हैं, हम लोग डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, हम लोग जो है और क्या कर सकते हैं, डेटा के ऊपर हम लोग कंप्रेशन लगा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, इनक्रिप्ट कर सकते हैं, और हम लोग फाइल फोल्डर लेवल हम लोग सिक्योरिटी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा पूरी की पूरी डिस्क के ऊपर हम लोग जो है वो कोटा लगा सकते हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है ना एनटीएफएस की हैं, जो आप लोगों के फैट या फैट 32 वॉल्यूम होता है ना, फैट या फैट 32 के अंदर आप लोग ये काम नहीं कर सकते। अच्छा जी, एक और चीज होती है इसके अंदर, होती है कि ऑडिटिंग। ठीक है, ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना ये भी एनटीएफएस का है। ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने यूजर्स को आपने मॉनिटर करना है कि व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग। मिसाल के तौर पे आपके पास एक सेंसिटिव फोल्डर है, ये सेंसिटिव आपके पास डेटा है, ये आपके पास एक सेंसिटिव डेटा आप लोगों को पड़ा है को प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अब आप ये चाह रहे हो कि ये आपने इसको मॉनिटर करना है कि इस फोल्डर को कौन कौन एक्सेस करता है और कौन कौन जो है ना इसको इसकी कॉपी बनाता है, ये कौन इसके कंटेंट्स को रीड करता है, कौन इसको डिलीट करने की कोशिश करता है। इस तरह की सारी एक्टिविटीज को आपने मॉनिटर करना है। आप राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज के अंदर जाओगे, प्रॉपर्टीज के अंदर जाने के बाद आप सिक्योरिटी पे क्लिक करोगे, अगेन आप एडवांस पे क्लिक करोगे, एडवांस पे क्लिक करने के बाद ये सेंटर वाले टैब पे आप आ जाओगे। यहाँ पे सेंटर वाले टैब पे आप आए, सेंटर वाले टैब पे आने के बाद आपने ऐड पे क्लिक किया और यहाँ से अब आप यूजर्स को सिलेक्ट करोगे किसको आपने ऑडिट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा एवरीवन, एवरीवन को ऑडिट कर दिया। किस चीज को ऑडिट करना है? जब कोई इसको रीड करे, जब इसके लिस्ट फोल्डर कंटेंट करे, जब इसको राइट करे या फुल कंट्रोल करे। अच्छा, ये तो मैं आपको सिर्फ जो है ना वो टेस्ट की हद तक आप लोगों को मैं लगाना जो है ना बता रहा हूँ, लेकिन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हम लोग जो है ना हर एक को ऑडिट नहीं करते, हम लोग सिर्फ सिलेक्टेड फाइल फोल्डर्स के ऊपर सिलेक्टेड पीपल को हम लोग ना ऑडिट करते हैं। ठीक है, जिनसे आप लोगों का कोई कंसर्न हो, क्योंकि ऑडिट के अगेंस्ट जो है ना आप लोगों के बहुत ज्यादा लॉग्स जनरेट होते हैं और उसके लिए आप लोगों को हार्ड डिस्क के ऊपर उतनी स्पेस भी चाहिए। लेकिन ऑडिटिंग सिर्फ और सिर्फ हम लोग एनटीएफएस फाइल सिस्टम में कर सकते हैं, फैट या फैट 32 में आपकी ऑडिटिंग नहीं होती। इसको ओके किया और ओके कर दिया मैंने, इसको अप्लाई किया, ओके किया। तो अब ये इस डिस्क को इस पर्टिकुलर फोल्डर के ऊपर मैंने ऑडिटिंग इनेबल कर दी हुई है। तो ये कहाँ से किया? सिक्योरिटी के अंदर गए, एडवांस पे गए, ऑडिटिंग पे क्लिक किया और यहाँ से एवरीवन को ऑडिट किया हुआ। अच्छा, जब सक्सेसफुल ऑडिटिंग होगी ना तो उसका इवेंट के केस के अंदर जो है ना, जब आप इवेंट व्यूअर में देखोगे सिक्योरिटी के टैब में जाके वहां पे चाबी का निशान बना होगा, और फेलियर ऑडिटिंग के केस के अंदर जो है ना वहां पे ताले का निशान बना होगा। अच्छा, अभी हम लोग एक काम करते हैं कि जो जुबैर यूजर है ना, जुबैर यूजर को इसको मॉडिफाई किया हुआ था ना, मैं जुबैर यूजर की परमिशंस को चेंज करता हूँ और परमिशंस को चेंज करने के बाद मैंने कर दिया उसको डिनाई। जुबैर को क्या कर दिया मैंने? डिनाई। अप्लाई किया, यस किया, ओके किया। अच्छा, डिनाई की जो परमिशन होती है ना ये सबसे ज्यादा पावरफुल परमिशन होती है, ये सारी की सारी परमिशंस को ओवरराइड कर देती है। ठीक है, वैसे तो देखने में ये लगता है कि फुल कंट्रोल सबसे ज्यादा इख्तियार होते हैं, ये जब हम परमिशंस का कंपैरिजन पढ़ेंगे ना तो उसमें आप लोग ये चीजें देखोगे। तो डिनाई जो है ना सबसे ज्यादा पावरफुल। अब मिसाल के तौर पे जुबैर यूजर जो है ना वो 3 ग्रुप्स का मेंबर है। जुबैर जो है एडमिन का मेंबर भी है, जुबैर अकाउंट्स का मेंबर भी है, जुबैर एचआर का मेंबर भी है। एडमिन वालों ने ना जुबैर को दिया हुआ फुल कंट्रोल, ठीक है, और एचआर वालों ने दिया हुआ तो जुबैर को मॉडिफाई। अब अगर जुबैर के पास मॉडिफाई के राइट्स भी हैं और फुल कंट्रोल के भी हैं, एक ग्रुप उसको कह रहा है कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं, एक ग्रुप उसको कह रहा है फुल कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो आप लोगों की लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव परमिशन होती है ना वो आपकी इफेक्टिव परमिशन होती है। ठीक है, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव परमिशन का मतलब क्या है कि एडमिन ने चूंकि आपको फुल कंट्रोल दे दी तो आपको हर जगह पे फुल कंट्रोल मिल जाएगा, भले किसी दूसरे ग्रुप ने आपको रिस्ट्रिक्ट किया। लेकिन अगर जुबैर को अकाउंट्स ग्रुप ने डिनाई कर दिया एक्सप्लिसिटली, अब भले एडमिन ने फुल कंट्रोल दिया होगा
और एचआर वालों ने उसको मॉडिफाई की परमिशन दी है, लेकिन चूंकि अकाउंट्स ने डिनाई कर दिया तो उसको हर जगह से उसको डिनाई हो जाएगा। अच्छा, मैंने उसको ओके किया और अब हम लोग लॉग ऑफ करके लॉग इन करते हैं जुबैर के अकाउंट से। जुबैर के अकाउंट से मैंने लॉग इन किया जी। डी ड्राइव के अंदर आए, जुबैर साहब ने इस फोल्डर को खोलने की कोशिश की। वो क्या कह रहा है, यू डोंट करंटली हैव परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर। उसने कंटिन्यू पे क्लिक किया, ठीक है। यू हैव डिनाइड परमिशन टू एक्सेस दिस फोल्डर, कि भाई आपको तो राइट ही नहीं है इस फोल्डर खोलने के। तो अब ये देखें, एडमिनिस्ट्रेटर ने एक सिंपल यूजर जो है, आम जो मतलब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ऐसे होता है, हर किसी को एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाते, जो नॉन एडमिन यूजर्स हैं। अब ये इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या होगी, मिसाल के तौर पर असाइनमेंट्स का एक फोल्डर है, अब वो एक शेयर फोल्डर आप लोगों ने बनाया हुआ है, उसके ऊपर आप लोग आम यूजर्स को अगर आप डिनाई करना चाहो तो आप उसको डिनाई कर सकते हो। वो असाइनमेंट्स का फोल्डर टीचर के लिए है, टीचर्स को आप लोगों ने फुल कंट्रोल दिया, स्टूडेंट्स को आप लोगों ने डिनाई कर दिया। तो स्टूडेंट्स जो है ना उस फोल्डर को एक्सेस कर ही नहीं सकते, सिर्फ टीचर उसका डेटा जो है ना वो। अब उसने एक तो ये किया जुबैर ने कि उसको खोलने की कोशिश की, जब खुला नहीं ना तो जुबैर साहब ने कहा ऐसी की तैसी, उसने डिलीट पे क्लिक किया, अब वो डिलीट भी नहीं कर सक रहा। अच्छा, जुबैर ने कहा यार देखो तो सही है परमिशन है किसके पास, प्रॉपर्टीज पे गया, वो सिक्योरिटी पे गया, वो कह रहा है कि यू मस्ट हैव द रीड परमिशन टू व्यू द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, कि इवन के आपको ये इख्तियार भी नहीं है कि आप इस ऑब्जेक्ट की परमिशंस को देख सको, ठीक है। ये क्या किया हुआ हम लोगों ने, जुबैर यूजर को हम लोगों ने एक्सप्लिसिटली हम लोगों ने डिनाई कर दिया, ठीक है। इसको मैं लॉग ऑफ कर साइन आउट करता हूँ, दोबारा एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से लॉग इन करते हैं। और अच्छा, जब हम लोग ऑडिटिंग कन्फिगर करते हैं ना, ऑडिटिंग कन्फिगर करने के बाद जो है ना, ऑडिटिंग वैसे ही काम करना नहीं शुरू कर देते हैं। एक तो एक आपका फाइल सिस्टम आपका एनटीएफएस होना चाहिए, आपका फाइल सिस्टम एनटीएफएस होना चाहिए, वो तो था। उसके बाद आप लोगों ने फाइल फोल्डर के ऊपर जाके प्रॉपर्टीज पे गए, एडवांस पे गए, सॉरी प्रॉपर्टीज पे गए, सिक्योरिटी पे गए, सिक्योरिटी के एडवांस के अंदर आए, और एडवांस के अंदर आके ऑडिटिंग पे क्लिक किया, और यहाँ से आपने ऐड किया जिस बंदे को भी, या हर एक को अगर ऑडिट करना है तो आप यहाँ से उसको आपने ऐड करवा दिया। लेकिन अब क्या इसके रिजल्ट्स इसके इवेंट व्यूअर के अंदर आ रहे होंगे, कि जो अभी हम लोगों ने काम करके देखा, ठीक है। इवेंट व्यूअर को मैं आप लोगों के सामने खोलता हूँ। इवेंट व्यूअर को खोला और इसके रिजल्ट आपको कहाँ पे नजर आएंगे, इसके लिए आप विंडोज लॉक के अंदर आओगे, सिक्योरिटी के अंदर आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जी वो इवेंट आप लोगों को नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है। जो इस तरह के जितने भी काम है ऑडिटिंग के, जितने रिजल्ट्स होंगे, वो सारे के सारे आप लोगों के सिक्योरिटी के अंदर आप लोगों के आ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, ये देखें, सक्सेसफुल ऑडिटिंग के केस के अंदर आप लोगों के जो है ना चाबी का निशान आ रहा होता है, और जो फेलियर ऑडिटिंग होती है उसके केस के अंदर आपके पास ताले का निशान आ रहा होता है। लेकिन ये जो अभी ऑडिट इवेंट्स हैं, ये ऑडिट इवेंट्स जो है ना बेसिकली लॉग इन लॉग ऑफ से रिलेटेड है। जो अभी हम लोगों ने काम किया ना वो बेसिकली ऑब्जेक्ट एक्सेस के हवाले से। तो ऑडिटिंग कन्फिगर करने के बाद ये अभी हम लोगों ने एक पार्ट किया, अभी हम लोगों ने दोनों पार्ट नहीं किए। इसका दूसरा पार्ट ये है कि आपको लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर जाके आप लोगों को ऑडिट पॉलिसी जो है ना आप लोगों को अनेबल करनी पड़ेगी। अब वो पॉलिसी कहाँ से आप अनेबल करेंगे, उसके लिए आप स्टार्ट के अंदर आए, रन के अंदर या सर्च के अंदर आके लिखें आप पॉल एडिट। मैंने पॉल लिखा है ना, तो ये लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी आ गई हुई है। लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर आए, और ये यहाँ पे आप लोकल पॉलिसीज पे क्लिक करेंगे और ऑडिट पॉलिसीज में बाय डिफॉल्ट जो है ना ऑब्जेक्ट एक्सेस ये नॉट कॉन्फ़िगर होता है। इसको आपने क्या करना, ऑडिट ऑब्जेक्ट एक्सेस, इस पर डबल क्लिक किया, सक्सेसफुल और फेलियर। मैंने कहा सक्सेसफुल इवेंट्स को भी ऑडिट करना और फेलियर इवेंट को भी ऑडिट करना। सक्सेसफुल का मतलब ये है कि एक बंदा वो काम कर गुजरे तो उस इवेंट को कैप्चर करना है, और फेलियर का मतलब उसने अटेम्प्ट की वो काम करने की लेकिन उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये ऑडिटिंग के दो पार्ट हैं। एक पार्ट तो ये है कि आपने फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गया, सिक्योरिटी पे गया, एडवांस पे गया, ऑडिट टैब के अंदर आके आपने यूजर प्रिंसिपल के अंदर आके उस पर्टिकुलर यूजर को या ग्रुप को या हर एक को आपने ऐड करवा दिया। और दूसरा काम ये है कि आप लोगों ने लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर आने के बाद
लोकल पॉलिसीज में आओगे, ऑडिट पॉलिसीज में आओगे, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल आप लोगों ने ऑडिट ऑब्जेक्ट एक्सेस को आपने सेलेक्ट करना है, और दोनों तरह की ऑडिटिंग आप लोगों ने सेलेक्ट कर देनी। ठीक है, अच्छा ये हो गया जी ऑडिटिंग ऑडिटिंग से रिलेटेड। तो इसको मैं दोबारा से एक बार इस मशीन को लॉग ऑफ करता हूँ, जुबैर के अकाउंट से लॉग इन करते हैं और देखते हैं कि ये इवेंट हमारा कैप्चर हुआ या नहीं हुआ। ये आप लोगों के जो है ना, अभी नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है ना प्रैक्टिकली असाइनमेंट्स भी देना शुरू करूंगा कि आप लोगों ने प्रैक्टिकली जो है ना वो काम करके दिखाया करना। अच्छा, जुबैर साहब इस पे एंटीफस के अंदर आए और इन्होंने उसको पहले तो ओपन करने की कोशिश की, उनको डिनाई मिला कि यू डोंट हैव परमिशन, तो फिर जुबैर साहब ने उसको डिलीट कर दिया। और डिलीट कर रहे हो, कह रहे हैं कि आपके पास डिलीट के भी राइट्स नहीं है। अच्छा, उसने कहा कि मैं इसके परमिशन तो चेक करूँ ना। उसने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज के अंदर आए, सिक्योरिटी के अंदर आए। अब वो देखो वो परमिशन पे इसकी रीड नहीं कर सक रहा, क्यों? वो अगर ऑडिटिंग देखना चाह रहा हो, वो इवन के ये भी नहीं देख सक रहा कि इसका ऑनर है कौन है, उसको कुछ भी नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि इसको एक्सप्लिसिटली डिनाई किया हो। और मैंने आप लोगों को बताया कि डिनाई की परमिशन सबसे ज्यादा पावरफुल परमिशन होती है, वो आपकी बाकी तमाम परमिशन को जो है ना आप लोगों के ओवरराइड कर देती है। ठीक है, अच्छा ये हम लोगों ने सोचा था कि वीडियो छोटी बनाई, ये लंबी हो रही है, तो बस एक आखिरी चीज बता के जो है ना हम लोग अपने इसको आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। दोबारा एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट से लॉगिन किया, और ये जो अभी इवेंट जो हम लोगों ने जिसको ट्रेस करने की कोशिश की है, पहले हम लोगों ने उस पर्टिकुलर फोल्डर के ऊपर ऑडिटिंग कॉन्फ़िगर की, फिर ऑडिट पॉलिसी के अंदर आके हम लोगों ने ऑडिटिंग पॉलिसी हम लोगों ने इनेबल की। अब मैं इवेंट व्यूअर के अंदर आऊंगा, कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर आ जाऊँ, या डायरेक्ट मैं सर्च के अंदर आके इवेंट व्यूअर लिख दूँ, वो आप दोनों तरह से उसको एक्सेस कर सकते हो। सिक्योरिटी के अंदर आए, ये लॉग इन लॉग ऑफ इवेंट दिखा रहा है, सिस्टम इंटीग्रिटी दिखा रहा है, स्पेशल लॉगिन दिखा रहा है, ऑडिट ऑब्जेक्ट एक्सेस। ये देखें, ये ताले का निशान ऑडिट फेलियर। खैर ये लॉगिन फेलियर का। अच्छा हाँ, एक और चीज कि हम लोगों ने पॉलिसी लगा तो दी है, पॉलिसी लगाने के बाद जो है ना हम लोगों के सिस्टम की पॉलिसी को हम लोगों ने अपडेट करना होता है। तो अपडेट करने के लिए एक तरीका तो ये कि आप सिस्टम को रिस्टार्ट कर लें, या दूसरा तरीका ये होता है कि आप लोग यहाँ पे कमांड दे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जीपी अपडेट स्लैश फोर्स, जीपी अपडेट स्लैश फोर्स की कमांड आप जब देते हो ना, तो तब वो फोर्सफुली पॉलिसी आपकी अप्लाई होगी। मतलब पॉलिसी लग तो गई है, लेकिन पॉलिसी लगने के बाद अभी देखें, अभी तक यहाँ पे हम लोगों को ऑडिट ऑब्जेक्ट एक्सेस का कोई भी इवेंट नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने पीछे से इनेबल कर दिया, लेकिन पॉलिसी अभी तक इफेक्टिव नहीं हुई। पॉलिसी को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप कमांड प्रॉम्प्ट को खोलोगे एडमिन प्रिविलेजेस के साथ, सीएमडी को आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया, और यहाँ पे आप कमांड दोगे जीपी अपडेट स्पेस फॉरवर्ड स्लैश फोर्स। जीपी अपडेट स्लैश फोर्स की आप कमांड दोगे, कोई भी आप लोगों ने चेंजिंग करनी हो। ठीक है, या फिर ये है कि दूसरा आसान तरीका ये कि अपनी इस मशीन को आप रिस्टार्ट कर लो, मशीन को रिस्टार्ट करें, या फिर जीपी अपडेट स्लैश फोर्स की कमांड दें। ठीक है, अच्छा आज की आखिरी चीज जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है, किसी फाइल या फोल्डर को आप लोगों ने अगर शेयर करना हो, फाइल या फोल्डर को आप लोगों ने शेयर करना हो तो कैसे शेयर करेंगे? आप उस फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज पे आओगे, प्रॉपर्टीज पे आने के बाद शेयरिंग पे क्लिक करेंगे। अभी ये शेयर नहीं है, तो आप शेयर पे क्लिक करोगे। अच्छा, शेयर आपने किसके लिए करना है? सब यूजर्स के लिए करना है, एवरीवन के लिए करना है? अगर तो एवरीवन के लिए करना है, एवरीवन को ऐड किया, एवरीवन को मैंने दिया रीड ओनली, एडमिनिस्ट्रेटर्स को दिया फुल कंट्रोल, और जुबैर को अगर रिमूव करना है, जुबैर को सिलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर दिया। जुबैर को मतलब एक्सप्लिसिटली ऐड नहीं किया हम लोगों ने, मैंने एवरीवन को ऐड कर दिया। एवरीवन का हर कोई मेंबर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है, आम यूजर भी होता है। तो एवरीवन को रीड के राइट्स दिए हुए, और ऑनर को जो है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो इसका ऑनर है। शेयर पे क्लिक किया, अब ये फोल्डर जो है ना हम लोगों का शेयर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा अब इस शेयर फोल्डर को एक्सेस कैसे करेंगे? कोई भी नेटवर्क के ऊपर बैठा हुआ बंदा, कोई भी दूसरा यूजर जो हमारे सेम लैन से कनेक्टेड है,
वो इस मशीन का नाम लिखेगा, डबल बैक स्लैश। अच्छा, आपको मैंने नाम चेक करने के बताया था कि कंप्यूटर का आप लोगों ने नाम चेक करना हो तो क्या कमांड होती है, होस्ट नेम, ठीक है। अच्छा, इस मशीन का नाम है जी हमारे, सॉरी ये तो अभी मेरे फिजिकल मशीन का दिखा रहा है। यहाँ पे मैंने कमांड दी होस्ट नेम जी, मेरे इस मशीन का नाम है विन पीसी, विन 10-PC01। इसको मैंने ऐसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे एडिट के अंदर आके इसको मैंने कॉपी कर दिया। अच्छा, मेरे इस नेटवर्क पे कोई भी दूसरा बंदा वो क्या करेगा, वो स्टार्ट के अंदर आएगा और रन के अंदर आगे या सर्च के अंदर आगे डबल बैक स्लैश इस मशीन का नाम लिखेगा तो इस मशीन को एक्सेस कर लेगा। अगर तो इसके ऊपर कोई फोल्डर शेयर हुआ होगा तो वो फोल्डर जो है वो यहाँ पे जो है वो दिखा रहा होगा, ठीक है। हम लोगों ने अभी शेयर किया है लेकिन वो नजर क्यों नहीं आ रहा। अच्छा सॉरी, ये शेयर हुआ ही नहीं था, ये आपने शेयर करना, हम लोगों ने ओके नहीं किया था। ऐड पे क्लिक किया, शेयर पे क्लिक किया, डन पे क्लिक किया, ठीक है। स्टिल नॉट शेयरिंग। एंटीपस परमिशन एक्सेस इज डिनाइड, किसको डिनाई किया हुआ जी। चलो एक नया फोल्डर बना के सी ड्राइव पे बना के दिखाता हूँ, इसको हम लोग बाद में चेक करेंगे, ट्रबल शूट करेंगे। आपने शेयरिंग पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए, शेयरिंग पे क्लिक किया, शेयर पे क्लिक किया, एवरीवन से इसको आपने शेयर करना, ऐड किया, शेयर किया, डन किया, ओके किया। क्या है, फोल्डर शेयर हो गया होगा जी, बिल्कुल शेयर हो गया होगा। अच्छा, नेटवर्क में मौजूद कोई भी बंदा जो है ना, डबल बैक स्लैश और आपके पीसी का नाम एंटर करेगा तो जो फोल्डर आपके शेयर हुआ होगा वो आपके यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। और जितने उसको राइट्स दिए होंगे। अच्छा, फिर जिस तरह हम लोग एंटीपस परमिशन सेट कर सकते हैं ना, अलाउ डिनाई जो कुछ भी करना है, इसी तरीके से हम लोग शेयरिंग की परमिशन भी सेट कर सकते हैं कि जब आप किसी फोल्डर के, जो हम लोगों ने टेस्ट शेयरिंग वाला फोल्डर है, इस पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए और यहाँ पे देखें, जब शेयरिंग करते हैं ना, शेयर करते हुए आप यहाँ से यूजर्स को सिलेक्ट करके जिस भी यूजर को ऐड करना, फॉर एग्जाम्पल जुबैर को मैंने ऐड किया और जुबैर को मैंने दे दिया, जुबैर रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर रीड राइट कर सकता है, जुबैर रीड राइट कर सकता है। अच्छा, एवरीवन के अंदर साथ भी आता है, साथ को मैंने ऐड किया, साथ को ऐड करने के बाद मैंने कर दिया कि साथ को मैंने यहाँ से बल्कि रिमूव कर, उसको मैंने डिनाई कर दिया। अब डिनाई मैंने साथ को एक्सप्लिसिटली कैसे करना है, तो साथ को एक्सप्लिसिटली डिनाई करने का तरीका ये है कि जो इसकी जो एनटीएफएस परमिशंस है, एनटीएफएस परमिशंस के अंदर जाके आप उसको डिनाई कर दें, या फिर आपको एडवांस परमिशंस भी दिखा देता हूँ। और यहाँ से साथ को कर दिया डिनाई, ठीक है। अब इसके हम लोग राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे आए, सिक्योरिटी पे आएंगे तो ये इसकी एंटीफस परमिशन है, और शेयरिंग पे आए और यहाँ पे जो परमिशन हम लोगों की सेट हुई है, ये हम लोगों की शेयरिंग परमिशन है, ठीक है। एवरीवन को फुल कंट्रोल दिया होगा और साथ में एक्सप्लिसिटली डिनाई किया होगा। साथ को ये जब साथ अपने कंप्यूटर से बैठ के इसको लॉग इन करेगा ना, तो वो मशीन का नाम देगा, वो लिखेगा डबल बैक स्लैश और मशीन का नाम, उसको ये नजर तो आ रहा होगा, लेकिन जब वो डबल क्लिक करेगा उसको एक्सेस डिनाइड आ जाएगा, वो अंदर नहीं जा सकेगा। क्यों? क्योंकि उसको एक्सेस डिनाई हुआ होगा। तो आज जी हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने सीखा है जी, आज के लेक्चर के अंदर एनटीएफएस की प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि एनटीएफएस जो आप लोगों को फाइल फोल्डर लेवल सिक्योरिटी आप लोगों को प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर आगे आप यूजर को ऐड करेंगे, एक्सेस कंट्रोल एंट्री के अंदर आगे उसके एक्सेस लेवल डिफाइन करेंगे, और जो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव परमिशन होती है आपकी इफेक्टिव परमिशन होती है, लेकिन आप लोगों के डिनाई परमिशन सारी परमिशन को ओवरराइड कर देती है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरी चीज आज के लेक्चर के अंदर देखी है
कि आप कंप्रेशन लगा सकते हैं या आप इंक्रिप्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने अगर फाइल या फोल्डर को ऑडिट करना हो तो सिक्योरिटी के अंदर जाएंगे, एडवांस के अंदर जाएंगे और यहाँ से आप ऑडिटिंग उसकी इनेबल कर दो, ठीक है। और उसके बाद फिर ऑडिट पॉलिसी के अंदर आकर ऑडिट पॉलिसी आप लगाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ड्राइव के ऊपर कोटा लगाया, ड्राइव पर राइट क्लिक किया और उसके ऊपर प्रॉपर्टीज पे गया और यहाँ पे जाके हम लोगों ने उसको कोटा कॉन्फ़िगर किया। और फिर लास्ट चीज मैंने आप लोगों को बताया कि किसी फाइल या फोल्डर को अगर आप लोगों ने शेयर करना हो तो वह कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिफरेंट एनटीएफएस के रूल्स को डिस्कस करेंगे। जब हम लोग एक फाइल या फोल्डर को एक एनटीएफएस पार्टीशन से दूसरी एनटीएफएस पार्टीशन में कॉपी करते हैं या मूव करते हैं तो उसका क्या बिहेवियर होता है, तो क्या परमिशन वो टारगेट की इनहेरिट करता है या रिटेन करता है सोर्स की, या परमिशन की खत्म होती है। इस तरह के रूल्स को, एनटीएफएस के रूल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज चले, ये आज हम लोगों ने फोल्डर को शेयर कर दिया ना, तो कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों ने जो अभी तक चीजें डिस्कस की हैं उसके अंदर एक चीज से शेयर फोल्डर, तो आप यहाँ से आके देख सकते हो कि आपके कंप्यूटर में क्या क्या चीज शेयर हुई हुई है। तो ये देखें, एक फोल्डर आप लोगों के शेयर हुआ हुआ है, बाकी कुछ के साथ ये डॉलर लगा हुआ है, ये बेसिकली होता है हिडन शेयर। बाय डिफॉल्ट आपकी सारी की सारी ड्राइव आपकी हिडन शेयर होती हैं आपकी, तो सी डी अब जितने ड्राइव है हिडन शेयर है, लेकिन फोल्डर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का एक शेयर हुआ होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।